हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो भी भाई बहन मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के ऊपर, कि कार्बन के कितने प्रकार के एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ पीछे के वीडियो सेक्शंस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आती हैं चीज़ें तो चीज़ों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है भाई। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए फिर से 4 लाइनें लेके आया हूं भाई, ध्यान से सुनना है। वो 4 लाइनें क्या कहती हैं। पति और पत्नी के ऊपर है, अब की बार ध्यान से सुनना है। किसी पति और पत्नी जो है उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है और पति किस तरीके से अपनी पत्नी को आंसर देता है, वो ध्यान से सुनना है। एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई और कहा, तुमसे शादी करके मुझे एक फ़ायदा हुआ। पत्नी, कौन सा फ़ायदा। पति, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा इसी जन्म में मिल गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी भाई। उसको अपने गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको अपने गुनाहों की सज़ा मार्क्स के थ्रू मिलती हुई नज़र आएगी। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। जैसे जैसे वीडियो सेक्शन आगे बढ़ेगा बीचों बीच शेर और शायरी का जो काम है वो भी चलता हुआ नज़र आएगा। शायरी भी सुनाई जाएगी, टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता। अब बोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है आज का, डेट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या है भाई? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स के ऊपर आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले एलोट्रोप्स क्या होते हैं इसको समझना है, ध्यान से सुनना है। एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप का मतलब होता है एक ही सब्सटेंस जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, लेकिन उस सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो अलग हो जाए और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसी चीज को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? एलोट्रोप कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक सब्सटेंस, मान लेता हूं ये कोई सब्सटेंस रहा होगा, सही है। अब यही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, ये रहा होगा वो सब्सटेंस, इसकी एक से ज्यादा फॉर्म मान लेता हूं ये रही होंगी। ये एक सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रही हो लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, अलग। ऐसी चीज को केमिस्ट्री में एलोट्रोप कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एलोट्रोप्स होते क्या हैं। ध्यान से देखना है। इट इज डिफाइंड एज, जो हिंदी में एक्सप्लेन किया वही EZMR लगा के इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस of a substance. It is defined as the phenomena of existence of a substance into more than one form. एक ही सब्सटेंस की एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने की जो क्षमता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, उसे आप एलोट्रोप कह सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस of a substance into more than one form containing or having, containing कह सकते हो या having similar chemical properties but having डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, अलग। बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कोल्ड एज एलोट्रोप। ध्यान रखना है भाई, इसे एलोट्रोप कहा जाता है। सीधी और सरल भाषा में कहा जाए, एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग। इसके आधार पे उस टर्म को आप क्या डिफाइन कर सकते हो, एलोट्रोप डिफाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मान लेता हूं। अब कार्बन एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कार्बन जो है उसकी एक से ज्यादा फॉर्म आपको पता है, ग्रेफाइट है कह सकता हूं, फुलरीन है कह सकता हूं, ग्रेफीन है, ठीक है जी। इसके बाद आपने पढ़ी है डायमंड है। मतलब एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में क्या करे, एग्जिस्ट करे।
अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हों, सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हों, डिफरेंट। जैसे सभी को मान लेता हूं मैं जला देता हूं, क्या कर देता हूं, सभी को जला देता हूं। जलाने का मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दिया। तो जैसे ही आप जलाते हो तो प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस हीट। कह सकता हूं CO2 प्लस क्या बना होगा, हीट। सभी को जलाने से जो प्रोडक्ट बना होगा वो बना होगा CO2 प्लस हीट। क्या बना होगा, CO2 प्लस हीट। तो कह सकता हूं भाई एक ही सब्सटेंस है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम। देखा, सभी को जलाने पे पता चला कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सेम। क्लियर हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो, एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और दिखा देता हूं एक बार छोटी सी झलक। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आता है, सही है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से। आपका जो कार्बन रहा होगा उसकी अलग अलग फॉर्म ग्रेफाइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह सकता हूं, ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह सकता हूं। कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखा, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेपरेट, सही है। फुलरीन की अगर बात की जाए तो जो फुलरीन है वो कई बार किसका काम करता है, एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। फुलरीन जो है वो किसका काम कर सकता है, फुलरीन इंसुलेटर का काम कर सकता है। जब प्योर स्टेट की बात की जाए, फुलरीन जो है वो किसका काम कर सकता है, एक्ट एज ए इंसुलेटर इन प्योर स्टेट। और जब टेम्परेचर या कंडीशंस को चेंज किया जाए तो फुलरीन सेमीकंडक्टर का भी क्या कर सकता है, काम। तो देख सकते हो आप, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, पूर्ण रूप से अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम। ऐसी स्पीसीज जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उसे आप क्या कह सकते हो, एलोट्रोप कह सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें पढ़ना है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। भाई अलग अलग चीज़ों के एलोट्रोप्स होते हैं, सल्फर के भी एलोट्रोप्स होते हैं, सही है। ऐसे ही आपके कार्बन के भी क्या होते हैं, एलोट्रोप्स, कह सकता हूं। देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट, एलोट्रोप्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं वही कार्बन की प्योर फॉर्म होते हैं, कह सकता हूं एलोट्रोप्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। भाई आपके जितने भी एलोट्रोप्स हैं आपको पता है वो कार्बन के रहे होंगे, कार्बन के एलोट्रोप पढ़ रहे हैं तो कार्बन के ही होंगे। तो जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं उसमें जो कार्बन मौजूद होता है वो प्योर अवस्था के अंदर क्या करता है, मौजूद होता है। तो एलोट्रोप्स को कह सकते हो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योर भी नहीं कह सकते हो, प्योरेस्ट। एलोट्रोप्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अब अपने को क्या पढ़ना है, तीसरा पॉइंट, क्लासिफाई कर देता हूं मैं आपको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, सही है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पहली होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, पीछे भी पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होती है जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो। इन दिस फॉर्म द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, in this form the arrangement of particle is regular। पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हुए नजर आएंगे। इन दिस फॉर्म द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर। उस फॉर्म को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म कह सकते हो। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म भी डिवाइड हो जाती है किसमें, डायमंड में, ग्रेफाइट में और फुलरीन में, सही है। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती हैं वो दो तीन प्रकार की होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। वैसे ग्रेफीन भी होता है लेकिन आपकी सिलेबस से क्वेश्चन उठता नहीं है, ना ही उस पर क्वेश्चन इतना बनता है। दूसरी फॉर्म होती है अमरफस फॉर्म। अमरफस एक ऐसी फॉर्म, ए फॉर्म in which there is no regular arrangement
in which there is no regular arrangement of कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ना हो, उस फॉर्म को आप क्या कह सकते हो, अमरफस फॉर्म कह सकते हो। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा जो खिड़कियों के ऊपर ग्लास लगे होते हैं, वो एक प्रकार का एग्जाम्पल है अमरफस का, कह सकता हूं। तो अब मुझे अमरफस फॉर्म पढ़नी है कार्बन के अंदर, तो आपने देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ, कोक पढ़ा होगा आपने, सही, चारकोल पढ़ा होगा, चारकोल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बोन चारकोल होता है, सही है, कोई एनिमल चारकोल होता है, वुड चारकोल होता है, ये चारकोल भी अलग अलग प्रकार के हैं, कह सकता हूँ। कोक है, चारकोल है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा कोल के बारे में, पढ़ा होगा कोक, कोल, चारकोल, ये सारे क्या हैं, अमरफस फॉर्म है, जिसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। पर ये सारी फॉर्म जो हैं वो मौजूद होती हैं। इन फॉर्म्स को आप कौन सी फॉर्म में कह सकते हो, अमरफस फॉर्म में कह सकते हो। आपने रोड बनते हुए देखा होगा, तो एक हाथ में जो लोग होते हैं वो देखा होगा ब्लैक कलर का पाउडर सा रखते हैं, तो कह सकता हूँ वो पाउडर फॉर्म जो है वो कौन सी फॉर्म रही होगी, अमरफस फॉर्म, जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रहा होगा। चारकोल, वुड चारकोल होता है, बोन चारकोल होता है, एनिमल चारकोल्स होते हैं। तो ये जो चारकोल्स हैं ये कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अमरफस फॉर्म के अंदर। पहले ही सिलेबस में हुआ करते थे, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका जो कंटेंट है वो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, इतना कंटेंट नहीं है, फोकस इसके ऊपर रखा जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और किसके ऊपर, फुलरीन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। सही, आगे चलते हैं। अगली फॉर्म, सबसे पहले हमें इस फॉर्म के ऊपर फोकस करना है, डेट इज कॉल्ड डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। सही है, देखो भाई ध्यान से, चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि पहला एलोट्रोप डिस्कस कर लें, डेट इज कॉल्ड डायमंड। कार्बन का पहला एलोट्रोप जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन रहा होगा, डेट इज कॉल्ड डायमंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डायमंड मिलता कहाँ है, एक जर्नल क्वेश्चंस हो जाते हैं कई बार, आजकल जर्नल क्वेश्चन भी डाल देते हैं कहाँ कहाँ मिल सकता है, फिर इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रही होंगी, फिर लास्ट में पढ़ा जाएगा इसका यूजेस क्या रहे होंगे। तो शुरू करते हैं डायमंड। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक जर्नल आइडिया बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिल सकता है। जनरली outside from India, diamond is mainly found in ऑस्ट्रेलिया। कहाँ मिलेगा, भारत को छोड़कर, भारत की भी बताएंगे भारत में कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देख सकते हो कहाँ कहाँ मिलता है। सही है, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में भी जगह फिक्स है, जोहानसबर्ग। ठीक है भाई, अच्छा खासा कड़ा पहरा रखते हैं। 7 बजे के बाद, शाम के 7 बजे के बाद किसी भी सिटीजन को अलाउड नहीं होता बाहर आना, क्योंकि वहां पे जो चोरी चकारी है वो ज़्यादा होती है भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। सही है, और भी बहुत सारे देश होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, आप कह सकते हो भाई आपके अलग अलग प्रकार के देश हैं, जैसे रशिया एक्सेट्रा। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। ठीक है भाई, इसके अलावा आपको ब्राज़ील भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्राज़ील। सही है, इनके अलावा आपको कोई देश दिखे तो वो भी आप नाम लिख सकते हो जिनके अंदर मेजरली फॉर्म के अंदर क्या पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कहाँ मिलता है, whereas in India diamond is found in गोलकोंडा। सही है, आपकी गोलकोंडा की जो खानें होती हैं, ठीक है भाई, आपकी वहाँ उन खानों के अंदर पाया जाता है कौन, डायमंड पाया जाता है। तो भारत के अंदर भी देख सकते हो जो गोलकोंडा की आपकी क्या होती हैं, खाने होती हैं। ज़्यादातर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जो एसएस के अध्यापक होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि गोलकोंडा की खाने कहाँ हैं, नहीं बताएंगे तो
आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताना है, नहीं करे हुए तो भाई अगले वीडियो सेक्शन में तो मैं बताता हुआ नजर आऊँगा। गोलकोंडा की जो खाने हैं वहाँ मिल सकता है, कह सकता हूँ। तो भारत के अंदर भाई गोलकोंडा के खाने हैं। दूसरा, झारखंड जो इलाका है उसकी तरफ भी कह सकते हो रुख होता है, डायमंड के पाने की जो संभावना होती है। तो आप कह सकते हो कि जो गोलकोंडा की खाने होती हैं उसकी तरफ डायमंड की ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, मिलने की क्या होती है, ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो ये एक जर्नल डिस्कशन था कि डायमंड कहाँ कहाँ किस देश में मिल सकता है। अब चलते हैं डायमंड की सिंथेसिस के ऊपर कि क्या डायमंड को बनाया जा सकता है या सिर्फ डायमंड नेचुरल अकर ही करता है। भाई दोनों फॉर्म होती हैं, डायमंड नेचुरली अकरिंग भी होता है और डायमंड को बनाया भी जा सकता है। बने हुए डायमंड को सिंथेसाइज्ड डायमंड कहा जाता है। सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर इन द लैब कंडीशन, हो सकता है किसी कंडीशन के अंदर तैयार किया गया होगा, इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा सिंथेसाइज। तो ध्यान से देखना है। दूसरा, प्रिपरेशन कि क्या डायमंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन कार्बन फॉर्म is treated with when carbon foam is treated with when carbon foam is treated with when carbon foam is treated with a temperature near about 1873 केल्विन and a very high atmospheric pressure and a very high atmospheric pressure is applied near about, कह सकते हो 50,000 से 60,000 एटमोसफेयर। देख सकते हो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायमंड बनाना सिखा रहा हूं। इधर देख लो कैसे डायमंड बनता है, बनाना खूब डायमंड आराम से। देखना ये कंडीशन की क्या डायमंड इतनी आसानी से हर लोग बना सकते, तो हर कोई बना लेता भाई डायमंड। कंडीशंस वेरी कर जाती हैं, क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर हम ले नहीं सकते, ला नहीं सकते, क्रिएट नहीं करवा सकते। तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स होंगे वो बहुत महंगे महंगे होंगे। तो सबसे पहले वो महंगे ऑपरेटर्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, खर्चे से भी अधिक खर्चा करना पड़ेगा, तब डायमंड सिंथेसाइज कर सकते हो। अब इतने पैसे तो घर वाले देंगे नहीं, तो इतनी आसानी से हम डायमंड सिंथेसाइज कर नहीं सकते। तो कह सकता हूँ 1873 केल्विन तो टेम्परेचर चाहिए, चलो जितना तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन दिक्कत होती है प्रेशर की। अब किसी कार्बन फॉर्म के ऊपर आपको क्या करना है, 50 से 60,000 कह सकता हूँ गुणा, कह सकता हूँ समझने के लिए 50 से 60,000 गुणा ताकत के साथ उसको क्या करना है, प्रेस करना है। ऐसे मान लेता हूँ ये कार्बन फॉर्म रही होगी, 50 से 60,000 गुणा टाइम्स जो है उसको प्रेस करना है। और प्रेस करने की वजह से आपको उस समय इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे जो चीज़ सिंथेसाइज होके मिली होगी वो मिला होगा डायमंड। और उस डायमंड को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, सिंथेसाइज डायमंड के नाम से। एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ formation of a small size डायमंड। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो नेचुरल अकरिंग डायमंड होता है और जो आपने डायमंड बनाया है उसमें क्या फर्क होता है। नेचुरल अकरिंग डायमंड जो होता है वो बड़ी साइज का होता है, और जो आप खुद सिंथेसाइज कर रहे हो तो देख सकते हो किसी चीज के ऊपर इतना गुना प्रेशर लगाओगे 50 से 60,000 तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी। तो यही फर्क होता है, सिंथेसाइज डायमंड छोटा होता है, नेचुरल अकरिंग डायमंड क्या होता है, बड़ा होता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल साइज डायमंड नोन एज सिंथेसाइज्ड डायमंड, सही है, नोन एज सिंथेसाइज डायमंड। ध्यान से देखना है, ये कार्बन की कोई फॉर्म रही होगी, सही है, मान लेता हूं कार्बन की कोई फॉर्म है। उस कार्बन की फॉर्म के ऊपर आपको क्या करना है, 1873 केल्विन तो टेम्परेचर लगाना है, 50 से 60,000 उसके ऊपर क्या लगाना है, प्रेशर, सही है। जैसे ही करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंथेसाइज्ड डायमंड के अंदर। इतनी देर से जो कथा लिखी है वो ये है एक लाइन की, किसी कार्बन की फॉर्म के ऊपर आपको 50 से 60,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा, 1873 केल्विन टेम्परेचर लगाना है। इस दौरान जो डायमंड चीज़ बनी होगी वो सिंथेसाइज डायमंड रही होगी, जो नेचुरल डायमंड से छोटी रही होगी, लेकिन हूबहू ऐसा का ऐसा क्या मिलता हुआ नजर आएगा डायमंड। देख सकते हो किस तरीके से आप डायमंड तैयार कर सकते हो, देख लो भाई, अच्छा लगा होगा, सही है।
तो आज जाके तैयारी कर सकते हो किसकी प्रिपरेशन करने की, डायमंड प्रिपेयर करने की। अगर कोई भाई साहब, कोई बहन जी अगर ये चीज़ें बना सकता है तो भाई मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि हम भी इसको जल्दी से बना ले। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आप इतना प्रेशर या इतना टेम्परेचर लगा के किसको सिंथेसाइज करवा सकते हैं, डायमंड को। बस छोटी सी ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है छोटा जो होता है डायमंड डेट इज सिंथेसाइज, नेचुरल अकरिंग डायमंड थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, बस इतना फर्क होता है। बाकी देखने में जो शकल सूरत है, जो उसकी ब्रिलियंस है, चमक है, वो एज इट इज रहती हुई नजर आएगी जैसे आपके नेचुरल अकरिंग डायमंड की होती है। ठीक है जी, ये तो थी आपकी सिंथेसिस प्रिपरेशन की, किस तरीके से आप डायमंड को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये मान लो जी डायमंड कोई खरीदने गया तो खरीदने की कोई इकाई भी होगी, सही है, कि किस इकाई के अंदर डायमंड को मेजर किया जाता है। तीसरा पॉइंट, डायमंड इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेट। जैसे भाई 24 कैरेट सोना होता है, लोग पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, जल्दी से मेरी शादी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सोना मिले, दहेज मिले। जैसे सरकारी जॉब वालों को इसीलिए लग जाते हैं सरकारी जॉब में, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। सरकारी जॉब का मतलब होता है धन का आगमन। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति खुद कमाने पे इतना भरोसा नहीं रखता, वो क्या करता है, इन चीज़ों पे भरोसा रखता है। डायमंड इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेट, कैरेट की फॉर्म में उसको मेजर किया जाता है। एक जो कैरेट होता है वो 200 mg के बराबर होता है ब्रो। कितना? 200 mg मतलब मिलीग्राम, लिली नहीं भाई, मिली। अब कौन मिली वो आगे देखते हैं, कौन मिली कौन नहीं मिली। डायमंड इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेट, एक जो कैरेट होता है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन, लंदन लेके चलता हूं आपको। कहां लेके चलता हूं? लंदन लेके चलता हूं। सीधा देख लो भाई, पढ़ने के कितने फायदे हैं। सीधा आपको लंदन लेके चलता हूं। आंखें बंद करो, जैसे आंखें बंद करोगे, आंखें खोलोगे, लंदन पहुंच जाओगे। ठीक है, पहुंच गए होगे लंदन। अब लेके चलता हूं आपको महारानी विक्टोरिया के पास। किसके पास? महारानी विक्टोरिया के पास। तो देख सकते हो आज आपको लंदन की सैर करवा दी गई है। महारानी जो विक्टोरिया है, जब यहाँ से लंदन के लोगों ने, जिसे अंग्रेज कहा जाता है, पुराने समय में गोरे लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, इंग्लिशमैन जो थे, उन्होंने हमारे देश को क्या किया जी, लूटने की प्रथा जारी कर दी। सही है, प्रथा कर दी उन्होंने। तो इस प्रथा के दौरान उन्होंने जब लूट खसोट करना शुरू किया, तो उस दौरान हमारे पास एक बहुमूल्य हीरा था, डायमंड था, जिसे कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपकी। जो महारानी विक्टोरिया है उसके पास हमारा एक हीरा मौजूद है आज भी, डेट इज कॉल्ड कोहिनूर हीरा। तो वो महारानी विक्टोरिया जब यहाँ से कोहिनूर हीरा लेके गई थी, तो उस समय उस कोहिनूर हीरे का जो वजन था वो 180 कैरेट के आसपास था। सही है, कितना था भाई? 180 कैरेट के आसपास था। अब की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, उस हीरे को शेड करना शुरू कर दिया। शेड का मतलब कह सकते हो जैसे काटना नहीं करते, किसी चीज को काटना। अब क्वेश्चन ये काटने का मतलब ऐसे नहीं कि बीचों बीच काट दिया, उसके शेडेड पोर्शन बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी सरफेस को क्या करना शुरू कर दिया, शेड करना शुरू कर दिया। अब पूछोगे जी ऐसा क्यों? शेड इसलिए करना शुरू किया क्योंकि उन्होंने क्या पाया कि धीरे धीरे जो डायमंड है उसकी चमक कम होती जा रही है। तो डायमंड की चमक को, अपनी ब्रिलियंस को रिस्टोर करवाने के लिए, वापस वैसा ही दिखाने के लिए, उसकी सरफेस को क्या करना शुरू कर दिया, आपका शेड करना शुरू कर दिया। और कितना शुरू कर दिया? लगभग 39.8% बाई वेट ऑफ डायमंड इज शेडेड। ठीक है, लगभग इतना हिस्सा क्या कर दिया, शेड कर दिया। था कितना? 180 कैरेट का। जब कहां था? इंडिया के अंदर। अब की अगर बात की जाए, जब महारानी के हाथ लगा तो उन्होंने क्या किया, उसका जितना भी कैरेट था उसका लगभग 39.8% बाई वेट, इतना वजन उसने क्या कर दिया, उसका शेड कर दिया, ताकि उसकी ब्रिलियंस को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। अब फिलहाल की अगर बात की जाए तो लगभग अब जो है वो 108 कैरेट के आसपास है। ठीक है, देख सकते हो कितना घटा दिया महारानी विक्टोरिया ने उस कोहिनूर हीरे को, उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए लगभग 180 का, कह सकता हूं 39.8% बाई वेट
डायमंड का हिस्सा क्या कर दिया, शेड कर दिया। भाई जनरल और बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, कई बार क्या है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इनिशियल फेज के अंदर 180 कैरेट लेके गए थे, अब उनके पास कितना बचा हुआ है, 108 कैरेट के आसपास। तो 180 कैरेट का लगभग 39.8% बाई वेट जो डायमंड है, उस हिस्से को उसने क्या कर दिया, शेड कर दिया। कह सकता हूं यहां तक चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। ये तो था जर्नल बेसिक इंट्रोडक्शन कि है क्या क्या नहीं है, किधर मिलेगा, कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, कौन चुरा के लेके गया, किस लिए चुरा के लेके गया, क्यों उसने इतनी हिस्से को शेड किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, डेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। किसके ऊपर क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के ऊपर। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की अगर बात की जाए तो डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कह सकता हूँ, कुछ नहीं है, कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपने पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कितना कह सकता हूँ, 6। सही है। अब देखो जब बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो आप सीखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या सीखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिलहाल मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा देखो, कार्बन की जो कन्फिग्रेशन होती है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो 1s2, 2s2, और कन्फिग्रेशन पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो भर कितने दिए मैंने, 2। एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि किताबों में से क्यों बनाई हुई है। अब यहां से मुझे पता चला, पीछे आप पढ़ भी चुके हो, आपको स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। जब आप वीडियो सेक्शंस आगे देखेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे दिख रहे हैं, अनपेयर्ड, अकेले इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम कर सकते हैं और वही बॉन्डिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट, वही बॉन्ड बनाते हुए नजर आएंगे। तो पहली बार जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था उसको एक्साइट कर दिया, स्टार का मतलब उसको प्रमोट कर दिया, नीचे से कहां पहुंचा दिया गया, ऊपर पहुंचा दिया गया, प्रमोशन लगा दिया भाई उसका। तो ये आपका 2s रहा होगा, जैसे ही ये प्रमोट होके आगे पहुंचा होगा तो ये क्या हो गया, 2p। सही है। एक s और 3 क्या हो गए, p। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4। तो आंसर होगा sp3। sp3 होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, समझ लो भाई, sp3 उसकी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, जो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है डायमंड की, डेट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो याद रखना है डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, और स्ट्रक्चर और या ज्योमेट्री उसकी कैसी रही होगी, टेट्राहेड्रल। तो डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ध्यान से देख सकते हो, ऐसे होता है डायमंड की स्ट्रक्चर। बुक्स में आपने ऐसे पढ़ी होगी, ऐसे नीचे रहा होगा, ऐसे इसने 4 बॉन्ड और बनाए होंगे, ऐसे ये रहा होगा, ऐसे इसने 4 बॉन्ड और बनाए होंगे। इसका मतलब इट इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। तो कह सकता हूं आपकी जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है 3D स्ट्रक्चर होती है, और वो भी कैसी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। देख सकते हो सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं, और एक कार्बन से दूसरे कार्बन जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के सिंगल बॉन्ड की जो दूरी होती है वो 154 pm होती है। pm का मतलब होता है पिकोमीटर। कितना मीटर, पिकोमीटर। और एक जो पिकोमीटर होता है, एक pm जो होता है वो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -12 के बराबर होता है। इसीलिए किताबों के अंदर लिखा गया है डायमंड इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अलोंग विद ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन। sp3 फॉर्म होती है जिसकी वजह से वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल फॉर्म होने की वजह से जो डायमंड होता है वो 3D फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है, और उसकी जो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो दूरी है वो 154 पिकोमीटर के आसपास होती है। इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसे अगर मैं बनाता रहा तो बोर्ड भर जाएगा, नीचे तक चली जाती है। इसीलिए कह सकता हूँ कि जो डायमंड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली क्या होते हैं, पैक होते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज़ें क्या कर गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। सही है भाई। अगर यहां तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आपको मुझे बताना है कि ये चीज़ें किस तरीके से क्या करती हुई नजर आएंगी, इंप्लीमेंट करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है भाई, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रही होगी। 154 पिकोमीटर का उनका क्या रहा होगा, बॉन्ड की लंबाई रही होगी, बॉन्ड लेंथ रही होगी। कह सकता हूँ ध्यान रखना है
ऐसी होती है डायमंड की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऐसे फिर से यहाँ कार्बन रहे होंगे, फिर से यहाँ कार्बन रहे होंगे, ऐसे कार्बन दिखा रहा हूँ, ये फिर से 4 बॉन्ड बनाएंगे, देख सकते हो, फिर से ये 4 बॉन्ड बनाएंगे नीचे की तरफ, फिर से ये आगे ये बॉन्ड बनते हुए चले जाएंगे। तो कह सकता हूँ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रही होगी, रुकती हुई नजर नहीं आएगी, लगातार कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। सही है, चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। अब स्ट्रक्चर, अगर मान लो किसी की शकल सूरत आपके सामने आ गई तो आप आसानी से उसकी क्या बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। कह सकता हूं भाई स्ट्रक्चर पहले इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप उसकी क्या निकाल सके, आसानी से प्रॉपर्टीज निकाल सके। अगर किसी की शकल सूरत आपके सामने आ गई, सही है, तो कह सकता हूं स्ट्रक्चर एक प्रकार का उसका गुण है। अगर एक बार उसका गुण का पता चल गया, उसकी खामियों का, खूबियों का पता चल गया, तो आराम से उस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की अगर बात की जाए तो पहली जो प्रॉपर्टीज आती है दैट इज हाई डेंसिटी। डायमंड जो होता है उसकी डेंसिटी अच्छी खासी होती है। तो कह सकता हूं डायमंड यूजुअली हैव हाई डेंसिटी। डायमंड जो होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नियर अबाउट कितनी होती है, लगभग 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। कह सकता हूँ डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो लगभग 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। अब क्वेश्चन ये, डायमंड जो है वो इतना भारी कैसे हो गया? तो देखो एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास का मतलब क्या है कि भाई उसका जो वजन रहा होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया होगा, क्योंकि ये चेन बढ़ती जाएगी तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम क्या लग रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रही है डेंसिटी के। अब क्वेश्चन ये, अगर वॉल्यूम या साइज बढ़ जाती, मतलब पार्टिकल का स्पेस अगर बढ़ जाता, पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ जाता, तो गैप बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन डायमंड के केस में क्या है, पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक हैं। आप देख सकते हो कितने पास पास पार्टिकल क्या हैं। अगर मैं ये लगातार स्ट्रक्चर बनाता रहूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कार्बन किस दिशा के अंदर मौजूद है, कह सकता हूं। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं, जो साइज है या स्पेस है वो कार्बन के पार्टिकल्स के बीच में कम होता है, ये भी कम है, और मास उसका बढ़ा हुआ है। मास भी फेवर चाहता है कि डेंसिटी बढ़े, और उसका जो स्पेस है कार्बन के पार्टिकल्स के बीच में वो भी कम है, वो भी चाहता है डेंसिटी बढ़े। तो दोनों मिलके कार्बन की डेंसिटी जो आपका क्या है डायमंड, उसकी डेंसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो कोई पूछे क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ डायमंड because in case of diamond particles are closely packed। पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास मौजूद होते हैं। बिकॉज इन केस ऑफ डायमंड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। और क्या बना लेते हैं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसीलिए जो डायमंड होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक तो मास ज़्यादा है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो मास बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर लोगों के बीच में गैप कम है तो उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी। गैप मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, स्पेस कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और दोनों ही फैक्टर इस समय चाहते हैं कि डायमंड की डेंसिटी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। कह सकता हूँ यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसीलिए डायमंड जो होता है उसकी डेंसिटी क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। अगला पॉइंट, स्ट्रक्चर को इसीलिए ड्रॉ नहीं किया ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, क्योंकि सारी एक्सप्लेनेशन में स्ट्रक्चर के आधार पे ही देता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है, अगला होता है जो डायमंड होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अच्छा खासा ज़्यादा होता है। डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से वही क्वेश्चन, देखो कल भी समझाया था। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करती है,
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपस में उनके ताल्लुकात कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं। अगर मान लो किसी की किसी के साथ बनती ही नहीं है तो उनके बीच की जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन क्या होगी, कम। कोई भी आके आराम से क्या कर सकता है, आग लगा के जा सकता है, उनकी बॉन्डिंग को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। क्लास में कुछ एक क्या होते हैं, अच्छे गहरे दोस्त होते हैं, उनकी बॉन्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, समझ होती है उनकी आपस में। तो अब उनकी दोस्ती को तोड़ना क्या है, मुश्किल है, सही है। तो तोड़ने के लिए अगर आप चाहते हो उनकी दोस्ती को तोड़ा जाए तो एनर्जी भी क्या लगानी पड़ेगी, मैक्सिमम लगानी पड़ेगी, ताकि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया जाए, कम। अब देखो डायमंड जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अभी अभी पढ़ा है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल बिल्कुल पास पास क्लोजली पैक होते हैं। जितना पार्टिकल पास पास क्लोजली पैक होगा तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। अब उस पार्टिकल की अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसीलिए डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गई होगी। भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट जब भी आए तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि अट्रैक्शन तोड़नी है, और जितनी अट्रैक्शन कमजोर होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितनी अट्रैक्शन मजबूत होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा। जैसे प्यार मोहब्बत वाले जो होते हैं उनकी अट्रैक्शन बेहतरीन होती है, कैसे, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, वो वाली जो अट्रैक्शन होती है, कुछ भी कर लो जल्दी से टूटती नहीं है, सही है। दूसरा वो होता है जो प्यार में चोट खाया हुआ होता है, धोखा खाया हुआ होता है, उसकी अट्रैक्शन किसी दूसरे के साथ अगर अट्रैक्शन करने जाएगा तो उसको भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जो पहले वाली बॉन्डिंग थी वो क्या थी, कमजोर। इसीलिए अब उसको दूसरे पे क्या नहीं है, भरोसा। तो कह सकता हूँ उसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो चुका होगा, सही है। धोखा खाया हुआ व्यक्ति घूम रहा होगा इधर उधर, और जिनकी अभी अभी क्या कह सकता हूँ अट्रैक्शंस हुई हैं, तो वो क्या है, जीने मरने की कस्में वादे खा रहे होंगे, ऐसे ही झूठ बोल रहे होंगे, तो कह सकते हो उनकी बॉन्डिंग फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग रही होगी, लेकिन आगे चल के वो भी क्या करनी है, टूटनी ही है। डायमंड है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डायमंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ डायमंड, particles are closely packed and form 3-dimensional structure. Due to this reason, diamond have high मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई जो प्यार मोहब्बत वाले हैं ये तो पक्का है कस कस के गालियां दे रहे होंगे मुझे कि भाई आप हमें ही क्यों कोसते हैं। भाई आपको कोसा नहीं जा रहा, आपको प्रमोट किया जा रहा है ताकि आप पढ़ सके। प्यार व्यार सब वाहियात चीज़ें हैं, फिर से कह रहा हूँ। कैरियर बनाओ, मस्त रहें। प्यार करना है तो अपनी माता से करो, पिता से करो, बहन से करो, भाई से करो, अपने रिश्तों से करो। बाहर की अननोन कॉमोडिटी से ना करें, ठीक है ना, तो वो पूरा होता है। और जब चीज़ पूरी ही नहीं हो सकती तो उस चीज़ के प्रति समय क्यों खराब करना। फिर हो सकता है जब पूरा ना हो तो लोग मैराथन दौड़ जाते हैं, कोई किसी के साथ दौड़ जाता है, तो मैराथन ना दौड़नी पड़े उससे अच्छा है ये मैराथन दौड़ ले, सही है। जीवन भी आगे चल के कुछ हो जाएगा। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, खाना बना सकते हो आप अच्छा, उसमें आगे बढ़ें, और अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ें, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। भाई इसमें क्या है, प्यार कोई ईमानदार वाली चीज़ थोड़ी है, ठीक है। कह सकता हूं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा किसका, डायमंड का। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। थोड़ी सी माफी चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो इंक डाल लेता हूं, सही है, इंक डाल लेता हूं इस चीज के प्रति। अब ध्यान से देखना है कि किस तरीके से आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो। देखो ध्यान से। अब चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन के अगले दौर की तरफ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ये साही भी भाई प्यार की तरह है, कभी भी धोखा दे सकती है, ठीक है। क्या है भाई, अजीब सा माहौल हो गया है चारों तरफ, तो व्यक्ति क्या करे भाई। आपके चक्कर में शायर हो गए हैं आधे, तो प्यार मोहब्बत वाले कस कस की गालियां देते हैं, ठीक है। मजबूरी होती है किसी चीज़ को लाइक करना, अब वो मजबूरी में किसी चीज़ को लाइक कर देते हैं, पर बाद में समझ में आता है अच्छा ये हमारे लिए था, ऐसा वाला जो काम है। देखो ध्यान से, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गई, उसकी डेंसिटी भी क्या हो गई, ज़्यादा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है,
तीसरा पॉइंट कहता है जो डायमंड होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो कम होती है, लेकिन उसकी जो थर्मल कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ध्यान से देखना है, डायमंड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, डायमंड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो दिखा नहीं सकता, लेकिन उसकी जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, ज़्यादा। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्यों नहीं दिखा सकता। पहला, डायमंड do not conduct electricity, diamond do not conduct electricity because in case of diamond all the four, अब देखो वो काम आएगा हाइब्रिडाइजेशन वाला, because in case of diamond all the four valence electron participate in bond formation। सारे के सारे जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों, वो किस में इस्तेमाल हो गए, बॉन्ड बनाने में। अभी अभी आपने देखा होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा था, sp3 स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड बना रहा था। अब 4 बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन भी उसको कितने लगे होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगे होंगे। एक बॉन्ड में 2 होते हैं, तो कह सकता हूं टोटल जब उसने 4 बॉन्ड बनाए होंगे तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी होगी। देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ऐसा बनाया था मैंने, याद आया होगा, इसीलिए वो स्ट्रक्चर्स बनवाई थी, क्योंकि सारी एक्सप्लेनेशन यहीं से आती हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों किस में पार्टिसिपेट हो गए, बॉन्ड बनाने के अंदर। देख सकते हो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो वो क्या कंडक्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं ला सकता। भाई कह सकता हूँ 4 थे, सही है, 4 लोग थे, चारों किसी के साथ क्या हो गए, बंधन में आ गए, बंद बना लिया, बॉन्ड बना लिया किसी के साथ। हो सकता है अट्रैक्शन में फंस गए हों चारों के चारों, और चारों ने मिलके क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया। अब 4 जब बॉन्ड बना लिया तो मैं कहूँ कि अब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो शून्य रही होगी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो किस में इस्तेमाल हो गए, बॉन्ड बनाने के अंदर इस्तेमाल हो गए। तो ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हेंस no valence electron is free। और कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, फ्री नहीं है। hence डायमंड do not conduct या does not conduct इलेक्ट्रिसिटी। भाई डायमंड के पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड बनाने की वजह से अब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहां से दिखाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के 2 ही कारण हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन या फिर आयन। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आई थी क्योंकि फ्री आयंस मौजूद थी। यहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसलिए जनरेट नहीं हुई क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसने एक्साइट करवाए। कह सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन जब उसने प्रमोशन किया, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे वाले ऑर्बिटल में पहुंचा तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास हुए। अब चारों के चारों ने कहा जी नहीं, हम तो बॉन्ड बनाएंगे, बंद बनाएंगे। अब 4 बॉन्ड बना लिए उसने। कह सकता हूं जब बॉन्ड बन गए मेरे भाई तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और जब फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी नहीं। एंड हेंस डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारणवश डायमंड जो है वो विद्युत का संचालन नहीं करता। कह सकता हूं विद्युत का क्या नहीं करता, संचालन, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं करता। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी जी। ये क्या है फिर, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी बताते हैं भाई, ध्यान से सुनो। अभी अभी जो डायमंड है इसको मिटा देता हूं, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि डायमंड के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए, अब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। अब दूसरा क्वेश्चन कि हाई थर्मल कंडक्टेंस का मीनिंग क्या है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है। देखो भाई ध्यान से देखना है, आपकी जो क्या की जाती है मशीनरीज देखी होंगी आपने, सही, जो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन आती हैं जो अर्थ को क्या करती हैं, गड्ढा खोदने का काम करती है, बोरो करने का काम करती हैं। तो कह सकता हूँ जो आपकी ड्रिल मशीन आती हैं जो अर्थ क्रस्ट को क्या करती हुई नजर आएगी, डिग करती हुई नजर आएगी, तो उन ड्रिल मशीन की जो टिप्स होती हैं
उनके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, किस टिप टूल लगाया जाता है, डेट इज डायमंड टिप टूल। भाई ताकि डायमंड का टिप टूल इसलिए लगाया गया है, ध्यान से समझना है कंसेप्ट क्या है। आपकी जो ड्रिल मशीन होती है उसके ऊपर जो टिप होती है उसके ऊपर डायमंड की क्या लगाई जाती है, टूलिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है। तो मान लेता हूँ इस टिप के ऊपर वो डायमंड की फोम लगा दी गई, ये दिखा रहा हूँ। अब डायमंड आपको पता है कैसी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कह सकता हूँ। अब जैसे ही वो मशीन चलना शुरू करेगी तो देखो क्या होगा, उससे वो मशीन जल्दी से गर्म नहीं होगी, वो टिप टूल जो है वो जल्दी से क्या नहीं होगा, गर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा। कैसे, ध्यान से देखना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जैसे ही आपने मशीन को क्या किया, ऑन किया और धरती को खोदना शुरू किया, अर्थ क्रस्ट को खोदना शुरू किया, तो आपकी जो टिप टूल है वो क्या हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा नोक गर्म हो जाती है कह सकता हूँ। अब वो मान लेता हूँ गर्म हुई होगी, अब गर्म होने की वजह से वो हीट को क्या करना शुरू कर देती है, ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। अगर ये एक ही बॉन्ड होता तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो बॉन्ड को क्या कर सकती थी, तोड़ सकती थी, टिप टूल खराब हो सकती थी। अब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, मान लेता हूँ इस कार्बन में हीट ने चलना शुरू किया। अब ये डायमंड जो है जैसे ही ये हिस्सा गर्म होना शुरू करेगा ये हीट को आगे ट्रांसफर कर देगा, जैसे ये हिस्सा गर्म होना शुरू कर देगा ये हीट को आगे ट्रांसमिट कर देगा। ऐसे तो कह सकता हूँ कि उसने अपनी पूरी एनर्जी को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक जगह से कहाँ पहुंचा दी, दूसरी जगह। क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये नीचे तक हीट क्या करती हुई चली जाएगी, फैलती हुई चली जाएगी। जब तक हीट एक जगह इकट्ठी होगी नहीं तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि वो ड्रिल मशीन की जो टिप है वो आसानी से क्या कर जाए, ब्रेक डाउन कर जाए। तो इसका मतलब होता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हाई हीट को टॉलरेट कर सकती है, क्योंकि वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्यों, क्योंकि दिस इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आसानी से पूरी हीट को फैलाया जा सकता है। जब हीट फैल जाएगी तो हीट कंटेंट कम हो जाएगा और कंटेंट के टूटने की संभावना क्या हो जाएगी, कम। तो दिख रहा होगा कि हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। In case of drilling machine, diamond tip tools are used. In case of drilling machine, diamond tip tools are used because they do not easily overheat, मतलब वो जल्दी से क्या नहीं होती, गर्म नहीं होती। इन केस ऑफ ड्रिलिंग मशीन, उसकी एक्सप्लेनेशन ये रही भाई समझने वाली जो कंसेप्ट है। इन केस ऑफ ड्रिलिंग मशीन डायमंड टिप टूल्स आर यूज्ड बिकॉज दे डू नॉट इजिली ओवरहीट, बिकॉज व्हेन टिप टूल starts heating, when tip tool starts heating, it will transfer energy from one carbon to another carbon present in 3 dimension structure, and hence अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, एंड हेंस दिस प्रोसेस इज गोज ऑन, ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, एंड हेंस टिप टूल्स ऑफ डायमंड does not overheat easily, इसीलिए डिम जो है वो जल्दी से क्या नहीं होती, ओवरहीट नहीं होती। तो ये है भाई मीनिंग थर्मल कंडक्टिविटी का, जो आपकी पुस्तक या पुस्तिका में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रही होंगी चीज़ें। ऐसे याद रख सकते हो, हीट को क्या कर दिया, ये हीट को ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, हीट को ट्रांसफर कर रहा है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, घूमती रहेगी। जब तक एक जगह हीट इकट्ठी नहीं होगी, बॉन्ड के टूटने की संभावना कम हो जाएगी। तो कह सकता हूँ जल्दी से टिप टूल गर्म नहीं होगी, तो लंबे समय तक हम उसी टिप टूल से काम चला सकते हैं और खुदाई जारी रख सकते हैं। चौथा पॉइंट, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पांच मिनट। High refractive index. Diamond have
हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से आपने देखा होगा जो डायमंड होता है वो चमकीला होता है, चमकदार होता है, कह सकता हूँ। इसी वजह से कोई पूछे डायमंड चमकदार क्यों होता है, तो आंसर होगा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। फिजिक्स में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े होंगे। तो डायमंड हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, लगभग 2.5। खुशी होगी आपको संख्या देखकर, सही है। डायमंड हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू दिस नेचर, इस नेचर की वजह से, ड्यू टू दिस नेचर डायमंड हैव ए टेंडेंसी ऑफ ब्रिलियंस, चमकने की क्षमता होती है। देख सकते हो, कह सकता हूं भाई, मान लेता हूं आपको एक डायमंड दिखा देता हूं, अपनी तरफ से मान रहा हूं भाई, ठीक है। ऐसा मान लेता हूं कोई डायमंड का टुकड़ा रहा होगा, समझ लो भाई, इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है पर समझा दूंगा कंसेप्ट है क्या। अब देखो, जैसे ही आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मीनिंग समझो। जैसे ही मान लो मैंने इसके ऊपर क्या डाली, लाइट, सही। आपको पता है कई बार क्या करता है डायमंड जो है, कुछ लाइट को रिस्टोर कर लेता है। रिस्टोर करने की वजह से अंदर ही आपकी क्या चलते रहते हैं, रिफ्लेक्शंस चलते रहते हैं। इसकी वजह से ये लगातार आपको क्या नज़र आता है, चमकता हुआ नज़र आता है। दूसरा, अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.5 गुना है, तो लगभग मान लो कोई लाइट इसके अंदर गिरी तो कह सकता हूँ ये अपनी चमक को कितना गुना बिखेर देगा। भाई मान लो कोई स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड की बात कर लेते हैं, आपकी जो लाइट है वो किसी स्पीड से गिरती है, एक्स स्पीड से मान लेता हूँ, तो अब जो डायमंड है वो अपनी ब्रिलियंस को, वो अपनी सुंदरता को कितना गुना बढ़ा लेगा, लगभग 2.5 गुना बढ़ा लेगा, सही है। तो एक हाइपोथेटिकल डाटा मान लेता हूँ, एक्स टाइम गिरी तो लगभग उसकी ब्रिलियंस 2.5x टाइम इंक्रीज हो गई। तो जैसे ही लाइट गिरती है तो लाइट को क्या कर देता है, अंदर ट्रैपिंग कर लेता है। कुछ लाइट तो टकरा के चली जाती है, कुछ एक को ट्रैप कर लेता है। अब जो लाइट ट्रैप हो गई, उसी लाइट की वजह से वो लगातार क्या करता रहता है, अंदर के अंदर चलता रहता है। जस्ट दैट इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर ही काम हो रहा है उसका सारा का सारा अंदर की अंदर। तो कह सकता हूँ लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 गुना होने की वजह से डायमंड जो है वो अपनी ब्रिलियंस को लगातार क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो कह सकता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डेंसिटी समझ में आया होगा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आई होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखा नहीं सकता वो समझ में आया होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है ही जो समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट है, जो डायमंड है वो हाईली अनरिएक्टिव होता है। ये और ध्यान रखना भाई, डायमंड इज हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर, जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद ही नहीं करता। डायमंड इज हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर। अनरिएक्टिव मतलब अक्रियाशील होता है, क्रियाओं में भाग नहीं लेता, रिएक्शन में भाग नहीं लेता तो इतनी बाहर रखा कब का क्या हो जाता, खत्म हो जाता। अगर ये क्रियाओं में भाग लेता, इन्वायरमेंटल कंडीशन से अगर ये इफेक्ट होता तो डायमंड थोड़ी बचता, कब का खत्म हो जाता अगर ये क्रियाओं में भाग लेता, रिएक्शंस में भाग लेता। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आता है चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना करना तो भूले ही ना, ठीक है। जाने से पहले, ठीक है, 4 लाइनें सुना देता हूँ प्यार मोहब्बत वालों के लिए, ध्यान से सुनना है। वो एक गाना सुना होगा आपने, कौन सा, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूँ। कई बार क्या है, कई लोग अपने प्यार को कहते हैं कि मुझे इसमें रब दिख रहा है, तो आज उस रब की छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो। हमने मेरे पे ऊपर नहीं भाई, हमने मोहब्बत के नशे में आकर उसे खुदा बना डाला। होश तो तब आया जब उसने कहा खुदा किसी एक का नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पसंद आई होगी। कम से कम आप ऐसा ना करें कि तुझ में रब दिखता है, वरना ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपसे कह दे कि खुदा कभी किसी एक का नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन के साथ, उसी एनर्जी उसी जोश के साथ, यूजेस ऑफ डायमंड अगले वीडियो सेक्शन में ग्रेफाइट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।